क्लास 11 हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यूनिट 3। चाहे आप यूनिट कहिए चाहे इसको चैप्टर कहिए, इसका नाम है पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री की बैकबोन है, जिसको कह लीजिए रीढ़ है। पीरियाडिक टेबल जो है ये केमिस्ट्री की क्या है, रीढ़ है, बैकबोन है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शुरुआत की चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन खास करके वो सिलेबस से इधर हटा दिया गया कोरोना की वजह से। 30% सिलेबस कुछ कम हुआ है, तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हटी हैं, जैसे इसका जो संक्षिप्त इतिहास है कि पीरियाडिक टेबल क्यों बना, कैसे कैसे बना, इसका डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। अब एक लाइन सुन लीजिए कि हुआ क्या था। मेंडलीव ने सबसे पहले जितने एलिमेंट उस समय ज्ञात थे उन सभी एलिमेंट को क्या किया, सारणीबद्ध किया। सारणीबद्ध करके उन्हें अरेंज करके एक पीरियाडिक टेबल का नाम दिया, जिसको मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी कहा जाता है। उस मूल आवर्त सारणी का नियम क्या था, किसके आधार पर जो रखा था, उसे कहा जाता था मेंडलीव पीरियाडिक लॉ। मेंडलीव पीरियाडिक लॉ, मेंडलीव पीरियाडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में क्या कहा था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द periodic function, are the periodic function of their atomic weight। ये मेंडलीव का पीरियाडिक नियम है। अगर इस बात को हम लोग हिंदी में लिखें तो ये कह सकते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल बनाया था, उस पीरियाडिक टेबल में ये मेंडलीव का जो था, ये पीरियाडिक टेबल था मान लीजिए, तो उस पीरियाडिक टेबल में उन्होंने किया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप उन्होंने बनाया था। इसका नाम है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स, ये आपका 7 और ये कौन सा है, 8। ये इन्होंने बनाया था 8 ग्रुप। ये मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल था, और इस 8 ग्रुप को इन्होंने किसमें क्लासिफाइड कर दिया था, पीरियड में। किसमें, पीरियड। 7 पीरियड थे ओवरऑल। इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए वो किसके आधार पर रखे गए, यहाँ पे लिखा परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर रखा गया जिसका एटॉमिक परमाणु भार, जिसका परमाणु भार सबसे कम था उसको यहाँ रखा गया। मान लीजिए किसी का परमाणु भार 2 है, फिर परमाणु भार 3, परमाणु भार 4, परमाणु भार 5, फिर 6 7 8। लेट अस सपोज दैट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
इसके बाद फिर क्या होगा, जो नौवां एलिमेंट यहाँ पर आएगा, नौवां परमाणु भार जिसका होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा इसके प्रॉपर्टी से मैच करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन हुआ 10, फिर यहाँ कौन हुआ 11, फिर कौन हुआ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिसका परमाणु भार 19 था उसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से नहीं मैच कर रही थी, पता चला उसकी प्रॉपर्टी यहाँ मैच कर रही है। जिसका परमाणु भार 20 है, जिसको यहाँ होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ मैच कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस क्रम को पलट दिया। फिर आपका 21, 22, 23, एक ऐसा एलिमेंट था मान लीजिए जो उसकी जो यहाँ पे नोन नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं की, जगह उन्होंने खाली कर दिया। तो इस तरह से जो भी 50-60 एलिमेंट मेंडलीव के ज़माने में ज्ञात थे, उन्होंने इसको सारणीबद्ध कर दिया गया। किसके आधार पर रखा गया, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर देखा गया कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। मतलब जो प्रॉपर्टी इसकी है वही 9 वाले की भी है, वही 17 वाले की भी है, जो 2 की है वही 10 की है, 12। तो यहाँ से चलोगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण रिपीट होगा, यहाँ से चलोगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट क्या होंगे, रिपीट होंगे, जिसको कहा जाता है आवर्ती फलन या आवर्तिता। यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियाडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। अर्थात तत्वों को अगर उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसी को आवर्तिता कहा जाता है। अब इस आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी। कमी क्या थी कि कहीं कहीं कम परमाणु भार वाले तत्व को जब बाद में अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखा गया। कहीं कहीं मेंडलीव को पीरियाडिक टेबल में जगह खोजना पड़ा। उन्होंने उसके लिए भविष्यवाणी किया कि ऐसे तत्वों की खोज कभी होगी और इनके स्थान उसको यहीं रख दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी वही होगी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बाद में लैंथेनाइड एक्टिनाइड खोजे गए, उनके लिए सारणी में कोई जगह नहीं थी। जीरो ग्रुप के एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, उनके लिए पीरियाडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। कुछ ऐसे समस्थानिक थे जिनके लिए पीरियाडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। अर्थात ये कुछ मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है, उस मूल आवर्त सारणी की क्या है, कमियां। बाद में क्या हुआ, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया। यह संशोधन कैसे हुआ, एक साइंटिस्ट थे जे मोजले लैब में बैठे हुए थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जितने एलिमेंट उस समय नोन थे उन सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर Z और उनकी फ्रीक्वेंसी में एक प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद उन्होंने देखा क्या कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो उन्हें लगा कि अगर एटम को हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के बजाय परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो हो सकता है जो गड़बड़ी है एटॉमिक नंबर की, कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रखना पड़ रहा हो, समस्या हो सकती है सॉल्व हो जाए। इन्होंने ऐसे करके चेक किया। चेक करने के बाद कुछ एलिमेंट अरेंज हो गए, उनकी कमी भी दूर हो गई। तो बाद में मोजले ने एक ला दिया। क्या ला दिया, इसी ला को चेंज कर दिया गया जिसे मोजले पीरियाडिक ला या मॉडर्न पीरियाडिक ला भी कहते हैं। मोजले पीरियाडिक ला, मोजले पीरियाडिक ला, ORR मॉडर्न पीरियाडिक ला, मॉडर्न पीरियाडिक ला, जिसको मोजले का पीरियाडिक टेबल या आधुनिक मोजले आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में नहीं, जबकि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो इन्होंने कहा क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट are the periodic function of their atomic number, अर्थात अगर तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस वही होगा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें
बस जहाँ पर परमाणु भार है वहाँ पर परमाणु भार के स्थान पर हम लोग इस डिफिनीशन में क्या यूज कर लेंगे, प्रमाण क्रमांक। तो बाद में फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद परमाणु को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में पीरियोडिक टेबल को रखा गया। पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी कमियां दूर हो गई और एक नया पीरियोडिक टेबल बना जिसे मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी और इस जो पीरियोडिक लॉ जिसके आधार पर बना था उसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में है, समरी में है, जो कि सिलेबस से निकाल दी गई है। इस चैप्टर में फिर भी हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। इस चैप्टर में जो हमें मेन पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है सिलेबस में जो इस साल है, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी। मतलब ये जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनी मोजले के पीरियोडिक लॉ पे जो बेस्ड थी, उस पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सी कमियां थी। लैंथेनाइड एक्टेनाइड को सारणी में स्थान नहीं मिला था। तत्वों के सम और विषम 2 श्रेणियां इन्होंने बनाई थी। जितने ग्रुप थे सभी ग्रुप को ए और बी तो ग्रुप में बांट दिया गया था। अधिक क्रियाशील तत्व के साथ कम क्रियाशील संक्रमण तत्व को रखा गया था। तो ये सारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सी कमियां थी। इन हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान निश्चित नहीं था। बुक उठाएंगे, बुक में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समरी उसकी पढ़ लीजिएगा। तो फिर ऑल ओवरऑल जो हम लोगों को पढ़ना है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और यहीं से काफ़ी में नोट भी करना है और इसी को डिटेल पढ़ना है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या दीर्घाकार आवर्त सारणी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। एक साइंटिस्ट थे बोर और बरी और उनके एक सहयोगी थे रांग, बर्नर और बरी। रांग, बर्नर एंड बरी, वही बरी जिसको आप बोर बरी कहते हैं। रांग, बर्नर और बरी ने क्या किया, इन्होंने जितने एलिमेंट उस समय नोन थे सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट का, उस समय जितने एलिमेंट नोन थे। 10th में भी आपको ये चीज़ बताया गया होगा एक आध बार। जब इन्होंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखा गया कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड किस पर कर रहे हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ज़्यादातर एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मैच कर रही है। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसका आया 2s1, किसी दूसरे का क्या आया 3s1, किसी चौथे का क्या आएगा 4s1। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता था उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती। जैसे जिसका P1 आता था, P1 वालों की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। P2 वालों की प्रॉपर्टी कैसी होती थी, एक जैसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, जैसे मान लीजिए हम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसके बैलेंस में कितना आ रहा है, s1 आ रहा है। अब हम चलिए लिथियम का कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2, 2s1। तो इसके भी बैलेंस में s1 आ रहा है। तो अर्थात इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी जब देखी गई तो इनकी प्रॉपर्टी में समानताएं देखी जा रही थी, सिमिलरिटी देखी जा रही थी। मतलब प्रॉपर्टी सोडियम और लिथियम की क्या थी, मैच कर रही थी। ठीक उसी तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2p2। इसके बैलेंस में कितना है, 2p2। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन का आप करके देख लीजिए, 1s2 ऑक्सीजन है, सिलिकॉन का कितना होता है 40, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो इसके भी बैलेंस में क्या थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का है, तो कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या थी, मैच कर रही थी। मतलब जिन एलिमेंट के बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी आपस में क्या है, समान। तो इन लोगों ने सुझाव क्या दिया
कहा कि अगर एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस मान करके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा जाए और तब एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया जाए, तो हमें लगता है पीरियोडिक टेबल की जो कमी होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। रांग, वर्नर और बरी का ये जो निष्कर्ष था, प्रयोग था, वो काफ़ी हद तक सफल रहा और S1 के लिए एक ग्रुप बना, S2 के लिए एक ग्रुप बना, P1 जिनका होता था एक बना, P2 के लिए अलग बना, P3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग ग्रुप बना, P4 के लिए अलग बना, P5 के लिए अलग बना, P6 के लिए अलग बना। ठीक उसी तरह से D1 से लेकर के D10 के लिए अलग बना और F ब्लॉक जिनका F में जाता था उनको लैंथेनाइड एक्टिनाइड में रखा गया। अगले वाले वीडियो में, कल के वीडियो में एक हम लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और दिखाएंगे कि 2S के लिए, 6P के लिए, P1 से P6 तक और 10D के लिए, तो 2 + 6 + 10 कितना हो गया, 10 6 16 तो 18 वर्टिकल कॉलम, 18 ग्रुप थे और उन 18 ग्रुप को 7 हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड किया गया। तो पूरा पीरियोडिक टेबल कल हम इसी बोर्ड पर बनाएंगे और बनाना भी आपको सिखाएंगे। कुछ लोग 10th में पढ़े हैं, जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं यहाँ पे सीख लेंगे। आज के लिए इतना रहने दीजिए। तो कल लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल बनेगा और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे रखा गया है, किसको कहाँ रखा गया, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। थैंक यू।